हेलो फार्मासिस्ट, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। तो आज जो हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का मेजर रोल होता है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक और कंटिन्यू देखें। इसमें हमें पढ़ना है थायराइड हार्मोन्स के बारे में, एंटी थायराइड ड्रग्स, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक साथ हम इतने सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं करेंगे, ये काफी सारे टॉपिक्स हैं और आप कंफ्यूजन ना हो इसमें, तो इसीलिए हमने इन टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। आगे वाली स्लाइड में आप देखोगे कि यूनिट फर्स्ट में हमें कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, सेकंड में कौन से करने हैं और थर्ड में कौन से करने हैं। साथ ही साथ एज यूजुअल हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक और कंटिन्यू देखें, क्योंकि तभी आपको समझ आ पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वाले चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, तो स्पेशल उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो एज यूजुअल उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे जाके डाउनलोड कर सकता है, वहां पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल है। साथ साथ आप ये वीडियो देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ आ पाएगा। फिर भी अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, जिसमें हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने इन टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। इन टॉपिक्स में हमें, क्योंकि ये काफी सारे टॉपिक्स थे, तो हमने कंफ्यूजन आपको ना क्रिएट हो इसीलिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ने थायराइड हार्मोन्स, एंटी थायराइड ड्रग, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है विटामिन डी के बारे में, इंसुलिन, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एस्ट्रोजन। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इस वाली वीडियो में हम जो बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। अगर इस यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हार्मोन्स है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा और अभी भी हम इसको हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई डिफरेंट चीजें नहीं रहने वाली, चीजें वही सिमिलर रहेंगी और आपके लिए जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमने हार्मोन्स के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, सबसे पहले हम उन चीजों को यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उसके बाद उनकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये हार्मोन्स जो है, इसमें डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमी में, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो किसमें होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में होता था। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 सिस्टम होते थे, एक होता था हमारा एंडो और एक होता था हमारा एक्सो। ठीक है, एक्सो कौन सा होता था, एक्सो का क्या मतलब है, एक्सटर्नल, और एंडो का मतलब है इंटरनल। ठीक है, तो एक्सो तो वो होता था जिसमें एंजाइम का सिक्रेशन होता था। जब हमें एंजाइम की बात ही नहीं करनी है तो हम यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार दिमाग में रिमाइंडर डाल दिया है कि एक्सो सिस्टम जो होता था वो एंजाइम का सिक्रेशन करता था, हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करता था, एंडो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, ये जो होते थे, अब कैसे ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते थे, इनमें क्या होती थी, डक्ट होती थी। दोनों में डक्ट आपका है। ठीक है, एक होगा जो डक्ट लेस होगी और दूसरी होगी जो हमारे पास डक्ट में जो एंजाइम है वो सिक्रीशन करेगा। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्या करता था, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता था विद द हेल्प ऑफ डक्ट लेस ग्लैंड, यानी कि ये डक्ट में हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करता था। एक को चाहिए एक लाइक डक्ट, और डक्ट क्या होती है, डक्ट होती है एक पाइप लाइक, जिसमें सिर्फ जो भी फ्लो कर रहा है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करे और उस पर्टिकुलर टिश्यू पे जाके या उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके इफेक्ट शो कर दे जहां पे हमें उसको इफेक्ट शो कराना है। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड के साथ, जो आप आगे भी पढ़ोगे, ये कैसे करते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे, जिस भी टारगेट ऑर्गन पे इनको जाना है, एक्शन इफेक्ट करना है, उसके रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट हमारे निकल गए। एक तो ये कि हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा बात, ये किस में होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं। तीसरी बात, ये क्या करते हैं, ये जिनका जो फ्लो होता है, इनका जो मूवमेंट होता है वो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही निकल जाता है कि ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा जो इसमें है, ये क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेवरल ग्लैंड्स, ऑर्गन और टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले केमिकल मैसेंजर है। कौन से सिस्टम में ये होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं, जो बहुत सारे हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर इसमें आते हैं कि दे आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये क्या करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो किस में रिलीज हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद साथ ही ब्लड के साथ ट्रेवल करते हैं और जिस भी टारगेट ऑर्गन और टिश्यू पे इनको अपना इफेक्ट शो कराना है, वहां पे रिसेप्टर पे बाइंड अप होके ये अपना इफेक्ट शो करा देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग माने तो ओवर 50 हार्मोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इवन 50 से भी ज्यादा, जिसमें हमें क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं। उसके बाद अब बात आती है हार्मोन एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट यानी कि अगोनिस्ट के जस्ट अगेंस्ट जो काम करते हैं, यानी कि हार्मोन्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं। तो हार्मोन एंटागोनिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो हार्मोन के रिसेप्टर पे बाइंड होके उनकी एक्टिविटी को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे बाय एंडोजीनियस हार्मोन्स। ठीक है, तो यानी कि जो हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करेंगे उनको बोला जाएगा हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। अब हमें इन पर्टिकुलर टॉपिक में जो फर्स्ट पढ़ना है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल रोल हार्मोन्स एंटागोनिस्ट का, और सेकंड हमें पढ़ना है पैथोलॉजिकल रोल, यानी कि फिजियोलॉजिकल रोल क्या होगा और पैथोलॉजिकल रोल इसमें क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट को अभी भी हार्मोन्स एंटागोनिस्ट समझ में नहीं आया है और हार्मोन समझ में नहीं आया है तो वो हमारी प्रीवियस स्लाइड को देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स एंटागोनिस्ट वो कंपाउंड होते हैं, वो मेडिसिन होती है जो हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करे, यानी कि हार्मोन्स की एक्टिविटी को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गया, तो अगर ये ज्यादा काम कर रहे हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज कंडीशन में है, तो उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए हम लोग हार्मोन एंटागोनिस्ट देते हैं। सिंपल सा ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हार्मोन्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, उनके अगेंस्ट काम करे, उनको हम बोलते हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या है, जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। सेकंड इसमें क्या है, ये क्या करते हैं, जितने भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है एक्सेसिव अमाउंट में, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि हाई अमाउंट में जब हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है तो ये उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, कम हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन हमें मिल जाती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल रोल जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, जो हार्मोन एंटागोनिस्ट होते हैं, ये जो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको क्या करते हैं, कॉज करते हैं वेरियस डिजीज में, यानी कि ये क्या करते हैं, हार्मोन को डिसबैलेंस होने से बचाते हैं, उनकी जितना भी बैलेंस की कंडीशन हाई होगी उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे, लाइक इनफर्टिलिटी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है जहां पे, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस और कैंसर, इन जैसी डिजीज में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है इसमें कि ये जो हार्मोनल एंटागोनिस्ट होते हैं ये काफी सारी डिजीज में यूज होते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया इनफर्टिलिटी, कैंसर। ठीक है, तो ये इन चीजों में क्या करते हैं, इन डिजीज में ये क्या कर देते हैं, हार्मोनल की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हार्मोन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हार्मोन एंटागोनिस्ट होते हैं वो हार्मोन की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और हार्मोन को जो डिसबैलेंस होता है उसको मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो हमारा हार्मोन्स आता है वो है हमारा थायराइड हार्मोन्स। नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, तो कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है। इसका मेजर रोल होता है मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। उसके बाद जो थायराइड होता है ये आपने पर्टिकुलर ह्यूमन एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा। जो थायराइड होता है वो हमारा स्मॉल बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में, फ्रंट पे, अंडर द स्किन ये प्रेजेंट होती है।
उसके बाद अगर इसका यूज देखा जाए तो ये उन कंडीशंस में यूज किया जाता है जिसमें हमें थायराइड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में आप इसको यूज करते हो। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिसमें थायराइड की कमी हो जाएगी, थायराइड कैंसर या फिर गॉइटर। थायराइड रिलीज द फॉलोइंग हार्मोन्स लाइक T4, T3, RT3 और कैल्सिटोनिन, यानी कि कुछ इस टाइप के हार्मोन्स का हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीशन होता है। अब हमें इसमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल एक्शन और पैथोलॉजिकल एक्शन। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हार्मोन में जो सबसे पहला हार्मोन आता है वो है हमारा थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। और हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है? फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो एक्सोक्राइन सिस्टम से होगा या एंडोक्राइन सिस्टम से होगा। हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स के, जो किससे होते हैं? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। अब हमें इसमें दो कंडीशन के बारे में पढ़ना है, एक है हमारा फिजियोलॉजिकल रोल और एक है हमारा पैथोलॉजिकल रोल। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल रोल एंड पैथोलॉजिकल रोल। तो फिजियोलॉजिकल रोल में हम पढ़ते हैं रोल प्ले इन बॉडी, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक का फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ना है कि ये बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो हम किसके रोल्स के बारे में बात करेंगे? हम करेंगे थायराइड हार्मोन्स के रोल के बारे में, यानी कि ये हमारी बॉडी में कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल रोल की। तो पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है? देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें नॉर्मल कंडीशन रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिक्रीशन ज्यादा होता है तब भी डिजीज है, डिसऑर्डर है। अगर कोई सिक्रीशन कम होता है तब भी वो हमारी बॉडी के लिए डिजीज है। तो एक मेंटेन लेवल में हमको इसको मेंटेन करके चलना है। तो जैसे हम यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो थायराइड हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन बढ़ जाएगा तब भी हमारे लिए डिजीज है, और अगर घट जाएगा तब भी हमारे लिए क्या है? डिजीज है। तो उन दोनों डिजीज की हम पैथोलॉजिकल रोल में बात करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है या अगर कोई डिसऑर्डर इस थायराइड हार्मोन्स की वजह से हो रहा है तो वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करेगी। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल रोल। यानी कि पैथोलॉजिकल रोल में हम पढ़ते हैं कि वो पर्टिकुलर डिजीज डिसऑर्डर वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल रोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल रोल की। तो फिजियोलॉजिकल रोल में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थायराइड हार्मोन से ये हमारा सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। तो ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेट को मेंटेन करके रखता है, और भी ये वाइटल फंक्शंस को प्रोड्यूस कराता है। उसके बाद सबसे जो मेजर रोल होता है वो होता है इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का, यानी कि ये ग्रोथ कराने में भी हेल्प करता है, डेवलपमेंट कराने में भी हेल्प करता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजिकल रोल के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन वो होगी जिसमें थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होगा, और एक कंडीशन वो होगी जिसमें थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा। अब इन कंडीशन को, क्योंकि आप डिप्लोमा सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हाई हाई होता है तो उसको बोला जाता है हाइपर, और जब कम होते हैं तो उसको बोला जाता है हाइपो। यानी कि थायराइड हार्मोन्स के डिस्टरबेंस की वजह से हमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी कि हाइपो में क्या होगा? जब थायराइड ग्लैंड्स जो होंगी वो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देंगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा? जब जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होगी वो थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा देंगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये दोनों ही कंडीशन डिसऑर्डर है हमारी बॉडी के लिए। अब फर्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि ये क्या होता है। थायराइड ग्लैंड्स क्या करती है? थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशन को कम कर देती है, उस प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाती जिससे हमें हमारी बॉडी को चाहिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है? फैटिग होना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस हो जाएगा, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ इस टाइप के सिम्टम्स शो होंगे। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये कब होगा? जब थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? एक हाई लेवल में, एक टू मच लेवल में क्या करेगी? थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा? वेट हाई हो जाएगा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, हार्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट शो करती है। अब ये होता क्या है? जितने भी थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो हाइपो है चाहे वो हाइपर है, वो कब
कब होता है, वो होता है जब आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, और कुछ मेडिसिन भी होती हैं ऐसी जो हमारे थायराइड हार्मोन्स पे इफेक्ट डालती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं। तो इन कंडीशंस में हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस करवाएंगे, और उसकी कंडीशन को बैलेंस करवाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ड्रग का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें हमारा आता है क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि क्लिनिकल यूजेस का मतलब होता है कि किन क्लिनिकल यूजेस से हम थायराइड हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस को ठीक कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की कंडीशन है, एक है जिसमें थायराइड जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, और एक है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। तो इन कंडीशन में हम जो भी मेडिसिन यूज करेंगे, ठीक है, जो भी इनकी एक्टिविटी को इनिबिट करेगा उसको बोला है क्लिनिकल यूजेस। तो हम क्या करते हैं, जब हमें हाइपोथायराइडिज्म, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाइपोथायराइडिज्म कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ थायराइड हार्मोन्स रिप्लेस कर देते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये कब होता है, जब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं कर पाती। सेकेंड हमारा आता है, जो थायराइड हार्मोन्स होता है उनका यूज थायराइड कैंसर को ठीक करने में भी किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, थायराइड और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं और सप्रेस करा देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड कैंसर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका यूज गॉइटर नामक डिजीज में भी यूज किया जाता है, ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये एक ऐसी टाइप की कंडीशंस होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो ये आपके थायराइड ग्लैंड है, इसका जो साइज है इनलार्ज है, तो इसको साइज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारी सेकंड कंडीशन आती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि वो कंडीशन जिसमें जो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो ज्यादा हो रहा है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, उनके प्रोडक्शन को ब्लॉक कराना है। नेक्स्ट हमारा आता है जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं उनको क्यों यूज किया जाता है, थायराइड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी किस लिए यूज की जाती है, हाइपरथायराइडिज्म यूज किया जाता है, जिसमें क्या करता है ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ये थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपर से क्या हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटी थायराइड ड्रग, नेम से डिफाइन हो रहा है, जो थायराइड के क्या करेगा, अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि जो एक कंडीशन होती थी हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म, उस कंडीशन को ठीक करेंगे। तो यानी कि एंटी थायराइड ड्रग वो मेडिसिन होती हैं, वो ड्रग होती हैं जो किसको यूज की जाती है, किस ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, हाइपरथायराइडिज्म में यूज की जाती है। अब हाइपरथायराइडिज्म कौन सी कंडीशन होती थी, जिसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो टू मच अमाउंट में, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में थायराइड का सिक्रीशन करने लगती थी, प्रोड्यूस करने लगती थी, प्रोडक्शन करने लगती थी। इस कंडीशन को अगर हम इनिबिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंटी थायराइड ड्रग, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ये हाइपरथायराइडिज्म की बात हो रही है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म एक टाइप की कंडीशन है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड्स है वो थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगती है। अब इसको ठीक करने के लिए इनकी एक्टिविटी को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंटी थायराइड ड्रग, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। तो इसमें क्या होता है, जो थायराइड इनिबिटर का हम इसमें यूज करते हैं क्योंकि हमें थायराइड की एक्टिविटी को इनिबिट करना है, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस, इनिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, इनिबिट हार्मोन्स रिलीज और डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, ठीक है। तो पर्टिकुलर फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, जितना ज्यादा नोट्स बनाएंगे उतना इजिली आपको ये याद करने में इजी होगा, कंफर्ट फील होगा आपको, क्योंकि लिख लिख के हम लोग अगर याद करते हैं तो वो हमारे लिए, माइंड के लिए अच्छा रहता है। हम इसमें बारी बारी से ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है, थायराइड इनिबिटर, यानी कि ये थायराइड की एक्टिविटी को क्या करती है, इनिबिट करती है। उसके बाद ये कौन सी कंडीशंस में यूज होती है, हाइपरथायराइडिज्म में यूज होती है। अब हम बात करेंगे एंटी थायराइड ड्रग की। एंटी थायराइड ड्रग जो कौन सी कंडीशन में दी जाती है, ये आप तब कंडीशन में दोगे जब आपका जो थायराइड का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हाइपरथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए दी जाती है उसको क्या बोला है, एंटी थायराइड ड्रग बोला है, ठीक है। तो इसमें दो मेडिसिन आती है, थायोएमाइड और आयोडीन।
अब इनकी बात करने से पहले हम एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे सपोज करो हमारे थायराइड ग्लैंड में थायराइड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो उसको क्या करे, डिक्रीज़ में करे, कम करे। ठीक है? तो यानी कि जो भी थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आप उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दोगे। बस इतना ही आपको समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं थायोएमाइड की। तो थायोएमाइड को थायोयूरियाज भी बोला जाता है। इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन थायोएमाइड ना पूछ के थायोयूरियाज पूछ लिया जाता है। तो थायोएमाइड को ही क्या बोलते हैं, थायोयूरियाज बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग है। ठीक है? ये क्या करती है, ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। बस इतना आपको इसमें याद करना है। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा 2 थायोएमाइड यूज किए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट है मेथिमाजोल और सेकंड है प्रोपाइल थायोयूरेसिल पीटीयू। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। अब बात हम करते हैं आयोडीन की। आयोडीन क्या है, आयोडीन में हमने किस कंडीशन में इसको यूज करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है? ये क्या होता है, ये एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, एक टाइप की कंडीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरोआइडिट्स भी बोलते हैं। अब थायरोआइडिट्स क्या है, ये एक टाइप का इन्फ्लामेशन होता है थायराइड ग्लैंड में। तो इसको ठीक करने के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं। अब आयोडीन क्या कर देता है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो थायराइड का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। तो ये क्या कर देगा, इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। जब इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड थायराइड का सिक्रीशन कर रही थी, प्रोडक्शन करा रही थी, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जो हाइपर कंडीशन थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। थायोएमाइड वो एंजाइम को ब्लॉक करता है जो थायराइड हार्मोन्स का बनाते हैं। ठीक है? और जो आयोडीन होते हैं, आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। इतना इन दोनों में डिफरेंस है, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन्स आता है उसका नाम है पैराथ हार्मोन। अब ये क्या है, पीटीएच क्या है, एक टाइप का हार्मोन्स है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है? पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, ये भी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होती है और नेक में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करके चलना। फिजियोलॉजिकल रोल की देखते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। तो जो पीटीएच होता है वो क्या करता है, बोन रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा ब्लड कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है? उसके बाद फिर ये क्या करता है, किडनी के द्वारा कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक? और डिक्रीज कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा पीटीएच है यानी कि पैराथ्रोम्बोन है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा इंटेस्टाइन में। उसके बाद सेकंड हमारा आता है पीटीएच। ये क्या करेगा, पीटीएच क्या करता है, विटामिन डी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, प्रमोट कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो पीटीएच होता है वो क्या करता है, फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में। कैसे रेगुलेट करेगा, किडनी, आपको पता था कि किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या नहीं होने देगा, ये जो किडनी में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था फॉस्फेट का, उसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो फॉस्फेट का लेवल है वो रेगुलेट रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोलॉजिकल रोल पीटीएच के, यानी कि पीटीएच पैथोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में कैसे प्ले करता है। तो कंडीशन दोनों सेम ही रहेंगी। कंडीशन ये रहेगी कि हमारा जो थायराइड का जो सिक्रीशन था, प्रोडक्शन था, एक में कम हो जाएगा और एक में ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये किस पे इफेक्ट डालेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करते हैं, तो ये कैल्शियम पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है? तो जो एक्सेसिव सिक्रीशन होता है पीटीएच का, ये क्या करता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक्ट करेगा। ठीक है? हाइपर मतलब ज्यादा और पैराथायरॉयडिज्म मतलब जो पैराथ्रो हार्मोन होंगे उनका जो सिक्रीशन होगा वो हाई होगा। उस कंडीशन को बोला गया है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यानी कि अगर पीटीएच ज्यादा मात्रा में क्या होगा, सिक्रीशन होगा, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नामक कंडीशन हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? जिसकी वजह से वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, बोन पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी स्टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये पर्टिकुलर वो सिम्टम्स है जो ये बॉडी पे इफेक्ट डालेंगी। अब बात करते हैं सेकंड की, इनएडुकेट यानी कि
अपर्याप्त यानी कि कम सिक्रीशन अगर पीटीएच का हो जाएगा तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नामक डिजीज हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, सीजर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स है। अब बात करेंगे क्लिनिकल यूजेस की। तो जो पीटीएच होता है वो कैसे डायग्नोस होता है, ये एक डिफरेंट टाइप का डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का डायग्नोस करेंगे। सेकेंड हमारा क्या आता है, जो पीटीएच एनालॉग होते हैं जैसे कि आपका है टेरीपेराथाइड, ये कब यूज होता है, ऑस्टियोप्रोसिस कंडीशन में यूज होता है। अब ऑस्टियोप्रोसिस कंडीशन में कौन सी होती है, जिसमें हमारी जो बोन है वो रैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा बोन के फॉर्मेशन को। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो पीटीएच होता है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, यूज होता है, जिसमें हमारा जो ब्लड का कैल्शियम लेवल होता है वो बढ़ा देता है। तो ये पर्टिकुलर इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो पीटीएच होते हैं वो टेरीपेराथाइड के रूप में यूज किए जाते हैं, जिसको हमारा किस में यूज होता है, ऑस्टियोप्रोसिस में यूज होता है। और ऑस्टियोप्रोसिस कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें बोन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, पीटीएच बोन के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। सेकंड आपको ये कौन सी कंडीशन में यूज होते हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में यूज होते हैं, जिसमें क्या होता है ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो कुछ बेसिक कॉमन चीजें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। थर्ड जो हमारा हार्मोन्स है वो है हमारा कैल्सिटोनिन। लेकिन कैल्सिटोनिन के बारे में बात करने से पहले हम एक बार अपने पुराने वाले जो हमने हार्मोन्स अभी पढ़े हैं जैसे कि पैराथायरॉइड और थायरॉइड हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, उनके बारे में बेसिक डिफरेंस अपनी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं और हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स है, एक है थायरॉइड ग्लैंड्स और एक है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो जो थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो किसका होगा, थायरॉइड हार्मोन्स का। और जो पैराथायरॉइड से प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। दोनों में हाइपर एंड हाइपो कंडीशन होती है, रेगुलेशन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन में ही होती है। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन्स है जो थायरॉइड ग्लैंड के सी सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब सी सेल्स क्या है, सी सेल्स को बोला जाता है पैराफेलिकुलर सेल्स, जो क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, स्टोर करती है, सिक्रीट करती है, किसको, कैल्सिटोनिन को। कैल्सिटोनिन को थायरोकैल्सिटोनिन भी बोला जाता है और ये भी क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे क्या क्या हेल्प करती है। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, होम्योस्टेटिस की कंडीशन को ये मेंटेन करके रखता है बॉडी में। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि होम्योस्टेटिस कौन सी कंडीशन होती है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए फटाफट से होम्योस्टेटिस कौन सी कंडीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये क्या करता है, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम कर देता है। कम कैसे करेगा, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ये एक टाइप की सेल्स होती है जो क्या करती है, बोन को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, बोन टिश्यू को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे और उनका जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जो कैल्सिटोनिन होते हैं वो एक्सक्रीशन को भी बढ़ाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के यूरिन में, यानी कि ये क्या करेंगे, यूरिन में कैल्शियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करेंगे। दैट इज द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्सिटोनिन। अब हमारा आता है कैल्सिटोनिन के पैथोलॉजिकल रोल। तो पैथोलॉजिकल रोल का मतलब है यानी कि बढ़ेगा तो क्या होगा आपके बॉडी में और घटेगा तो क्या होगा आपकी बॉडी में। सिर्फ दो चीजें आपको इसमें बतानी है। तो अगर हमारा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो ये थायराइड कैंसर को प्रेजेंट कर सकता है बॉडी में। ठीक है, स्पेशली मेडुलरी थायराइड कैंसर को ये प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें होता है क्या है कि कैंसर सेल्स का क्या करती है, हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इन रेयर केस में होता है कैल्सिटोनिन की कम हो जाता है, यानी कि जिसको आप क्या बोलोगे, हाइपोकैल्सिमिया कंडीशन बोलोगे। ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। हाइपोकैल्सिमिया में क्या होगा, कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, मसल्स वीकनेस आ जाती है, स्पाज्म और कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत रेयर केस होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस की अगर मैं बात करूं तो कैल्सिटोनिन को हम ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए भी देते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशन होती है, ये एक टाइप की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बोन्स होती है वो वीक और नाजुक हो जाती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी देखेंगे कैसे करती है।
तो ये क्या कर देगी, बोन के रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देगी। अब जब हमारी जो बोन है वो उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली सी बात है बोन का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो यूज होता है हाइपरकैल्सीमिया में भी होता है। हाइपरकैल्सीमिया नेम से डिफाइन हो रही है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको भी ये क्या करती है, ठीक करती है। कैसे ठीक करेगी, ये क्या कर देगी, हमारा जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में उसके क्या कर देगी, लो कर देगी, कम कर देगी। उसके बाद फिर कैल्सिटोनिन पेन में भी यूज होता है। कौन कौन से पेन में यूज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ड्यूरिंग द ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन। अब ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी होती थी, जिसमें हमारी जो बोन है वो वीक हो जाती थी, ठीक है, नाजुक हो जाती थी, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो पेन होता है। और वर्टिब्रल फ्रैक्चर यानी कि इस कंडीशन में जो पेन होता है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि उनके आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल रोल एंड फिजियोलॉजिकल रोल। फटाफट से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि पैथोलॉजिकल रोल में हम क्या पढ़ते हैं और फिजियोलॉजिकल रोल में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको नोट डाउन करके आप अगर कमेंट्स करोगे तो आपके लिए ही इजी होगा पढ़ने में, आपको पता चलेगा बेसिक डिफरेंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पैराथायरॉइड जो हमारी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है और थायरॉइड ग्लैंड हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। थर्ड क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और जो पैराथायरॉइड होते हैं वो हमारे कौन से हार्मोन्स को प्रोडक्शन करती है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्लास में, अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो हमारा चैप्टर है बहुत लेंथी है तो हमने इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है थायराइड हार्मोन्स, एंटी थायराइड हार्मोन्स, ड्रग, ठीक है, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। सेकेंड यूनिट में हम अपने कंप्लीट करेंगे टॉपिक विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट और एस्ट्रोजन। ठीक है, थर्ड में हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट्स कीजिए जो भी मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछे हैं और कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for watching this video. If you have any question and queries subject related, then ask me in comment box. Thank you so much.